और जो उद्धव ठाकरे जो अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते हैं, जब उनका वहां पे यह देखा जाता है कि भ्रष्टाचार कितनी सीमा तक पहुंच चुका है, चरम सीमा पर, एक गलत इंफॉर्मेशन दे करके फ्रॉडुलेंटली उस वोटर को मोटिवेट करता है कि तू मुझे वोट दे। देखिए साहब कितना हद तक भ्रष्टाचार चाह रहा है। पहली बात तो वो अपने जो रियल इंफॉर्मेशन है, जो कि स्टैट्यूटरी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो इंफॉर्मेशन को इलेक्शन कमीशन को देगा और डिस्प्ले करेगा, और पब्लिक को राइट है वो चीज़ों को जानने का। उसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन देना, उसमें इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है। दूसरा, जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, तो मैनिफेस्टो को उसने ताक पे रख दिया। जो रिक्वायरमेंट थी एफिडेविट की, उसको ताक पे रख दी। जो इस तरह से अगर मान लो कैंडिडेट जीत के आता है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। उद्धव ठाकरे की बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है और उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है और वो चुनाव आयोग से उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी छिपाई है। और इसका सभी का खुलासा होने के बाद अब उद्धव ठाकरे कितने दिनों के सीएम हैं, इस पर अब बादल मंडरा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता किरीट सोमय्या ने इलेक्शन कमीशन से अब शिकायत दर्ज करेंगे इसके खिलाफ 11 जनवरी को। सभी मुद्दों पर हम अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ एडवोकेट SD विंदलेश जी। उनसे जानेंगे क्या उद्धव ठाकरे को अब जो ये उन्होंने जानकारी छुपाई है चुनाव आयोग से अपनी संपत्ति के बारे में, क्या उसके बाद वो सीएम पद पर रह पाएंगे, कितने दिनों तक और वो रह सकते हैं, और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और कितनी उनको सजा हो सकती है। सर, क्या कहेंगे आप, जो ये महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता ने ये खुलासा किया है, कितनी मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इस मुद्दे पर कुछ 2 शब्द बोलने के लिए बोला है, और उसके बाद सभी दर्शकों का आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि वो ऐसे मामले के अंदर सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। असल में हमारे देश में अच्छाई कम बुराई ज़्यादा कुछ इस तरह से प्रचलन हो गई है कि कोई भी नेता पब्लिक से वोट मांगने के लिए हजारों किस्म के खेल खेलता है, झूठ का सहारा लेता है। कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जो उसको पीपल्स मेटिव एक्ट के दौरान देनी होती है उनको छुपा जाता है, और झूठे मैनिफेस्टो से पब्लिक को लुभा करके उनसे वोट ले लेते हैं और उसके बाद उस पर अमल 1% भी नहीं करते हैं। हमारे देश में जो इलेक्शन फ्रॉड है सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। अगर आप स्टडी करें तो हार्डली यू विल फाइंड ए सिंगल कैंडिडेट हु हैज वन द इलेक्शन on the basis of the commitment made by him or on the basis of the manifesto has been able to maintain that। तो जब से ये महाराष्ट्र की सरकार बनी है तब से ये एक घपलों के इतनी घिर चुकी है कि पूछिए मत। रोज कोई ना कोई कांड इनका सामने आ जाता है। शिवसेना जिसके 2 साथी हैं, एक एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, दूसरी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, दोनों नो डाउट एनसीपी जो है इस कांग्रेस का ही एक टुकड़ा है, क्या यूं कह लीजिए माँ बेटा। ये उसके 2 समर्थक हैं। अगर मैं यूं कहूं कि जो शरद पवार जी हैं उन्होंने इन दोनों के बीच में एक समझौता करके जो सरकार बनाई है महाअघाड़ी, उससे इन्होंने शिवसेना का जो कैरियर वो खत्म कर दिया और कांग्रेस का कैरियर भी लगभग खत्म है।
कांग्रेस जो प्रो मुस्लिम थी अपनी इमेज खो बैठी है जब उसने एक हिंदूवादी पार्टी से अलायंस किया, और शिवसेना जो एक हिंदूवादी पार्टी थी अपनी रेपुटेशन टोटली स्पॉइल कर चुकी है जब उसने कांग्रेस और एनसीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी से समझौता करके पावर में आई। तो ये जो संजय राउत हैं और जो उद्धव ठाकरे जो अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते हैं, जब उनका वहां पे यह देखा जाता है कि भ्रष्टाचार कितनी सीमा तक पहुंच चुका है, चरम सीमा पर, आप हैरान होंगे। जिसकी जड़ में ही ढीमक लगी हो उसमें क्या फल और फूल आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। जो इलेक्शन उद्धव ठाकरे ने लड़ा और वहां पर एक एफिडेविट देना होता है, एक हमारे देश में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जो कि 1951 का बना हुआ है, जिसके तहत जो है इलेक्शंस होते हैं। उसके तहत कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स बनाए गए 1961, जो कि सभी इलेक्शंस को, चाहे वो एमपी की हो, एमएलए की हो, एमएन, सबको कंट्रोल करते। सारा प्रोसीजर ले डाउन हो गया अंडर द सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके तहत हर कैंडिडेट को जो इलेक्शन लड़ना चाहता है कि एफिडेविट फाइल करना होता है जिसमें मटेरियल थिंग्स होती हैं, जो कि एक आम साधारण जनता को अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जानने का पूरा अधिकार है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं क्या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पढ़ा लिखा हुआ है वो, और ऐसा कोई सीरियस एलिगेशन या कन्विक्शन या पेंडिंग केस तो नहीं चल रहा उसके खिलाफ। ये तो चंद एक बेसिक थिंग्स हैं जो कि एक हर जो वोटर को पता होनी चाहिए जब वोट डालने चाहता है। वो जो कैंडिडेट एक गलत इंफॉर्मेशन देकर के फ्रॉडुलेंटली उस वोटर को मोटिवेट करता है कि तू मुझे वोट दे, देखिए साहब कितना हद तक भ्रष्टाचार चाह रहा है। पहली बात तो वो अपने जो रियल इंफॉर्मेशन है, जो कि स्टैट्यूटरी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो इंफॉर्मेशन को इलेक्शन कमीशन को देगा और डिस्प्ले करेगा, और पब्लिक को राइट है वो चीज़ों जानने का। उसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन देना, उसमें इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है। दूसरा, जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है तो मैनिफेस्टो को उसने ताक पे रख दिया, जो रिक्वायरमेंट थी एफिडेविट की उसको ताक पे रख दी। जो इस तरह से अगर मान लो कैंडिडेट जीत के आता है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देयर शुड बी ए मैकेनिज्म टू कॉल बैक द कैंडिडेट वंस ही प्लेज सच फ्रॉड विद द वोटर्स। और मेरी लॉ मिनिस्टर से, यूनियन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया गया था इसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं, और इन कमियों का फायदा उठा करके आज के जितने भी नेता हैं वो इतने भ्रष्ट बन गए हैं, और इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद वो पब्लिक की बिल्कुल परवाह ही नहीं करते। इन दो चीजों पे लगाम लगाने के लिए जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को उसको पूरी तरह से रिव्यू किया जाना चाहिए, रिवाइज किया जाना चाहिए, और इन 70 सालों में जो जो कमियां उसमें दिखी है, जो जो प्रॉब्लम हमें आई हैं, उन सबको देखते हुए इसका एक ओवरऑल होना लाजमी है। वरना हमारा देश जो है ना दिन बर दिन गिरता जाएगा। ये जो नेता बन के आते हैं उन्हें सिर्फ जेब भरनी है, ला तेरे पास क्या इस जेब में डाल दे, ला तेरे पास क्या इस जेब में डाल दे, और बस उनको तो यह सोचना है कि मैंने अपनी इलेक्शन के लिए, अगली इलेक्शन के लिए कितना फंड चाहिए, वो कैसे इकट्ठा कर सकता हूं, और मेरे 8 पीढ़ियां जो कम से कम है उनको खाने के लिए कैसे मैं अपना बंदोबस्त कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कैंडिडेट इस तरह का है, परंतु मेजोरिटी ये देखी गई कि ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं चुन चुन करके जिनका काम सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाना है
और अपना उल्लू सीधा करना है और पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहना, उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी है। इसका असली कारण हमारे पीपल एक्ट में है और जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के रूल्स बनाएंगे उसके अंदर है, उसमें कुछ खामियां हैं जिसको लॉ मिनिस्टर को ठीक करनी चाहिए। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं। ये जो है आपका, उसमें एक सेक्शन है 33 है, इसके तहत ये कुछ बताया गया कि एफिडेविट फाइल करेगा इलेक्शन कमीशन हर कैंडिडेट से फाइल, उसके अंदर उसको बताना होगा कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं और मेरे पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है तो इसकी स्टेज क्या है। जो कैंडिडेट इन चीजों को कंसील करता है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बाकायदा एक्शन ले सकता है, उसको 6 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो आप ये उद्धव ठाकरे ने क्या किया, ये मार्च 2014 में इसमें लगभग 23,500 स्क्वायर फीट के 19 बंगलों खरीदे, जिनकी उस समय जो कीमत थी लगभग 30 लाख रुपए थी। आज बहुत ज्यादा हो सकती, परंतु एज पर द रिकॉर्ड 5.5 करोड़ की डील थी वो। जब मैंने वो चीज खरीद ली तो इट इज माई ड्यूटी टू रिफ्लेक्ट दोज डील्स और दैट प्रॉपर्टी इन द एफिडेविट ऑल्सो। परंतु उद्धव ठाकरे जानबूझ करके उसको छुपाया फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम, और जाकर के अब 11 नवंबर 2020 के अंदर जाकर उसकी म्यूटेशन कराई। ये एक लीगल फ्लॉ मान लीजिएगा, परंतु ये लीगल फ्लॉ इज नॉट गोइंग टू हेल्प हिम बिकॉज वंस ही हैज परचेज्ड इट, अगर डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेल हैज बीन कंप्लीटेड तो इट इज इमेटीरियल वेदर हिज नेम इज देयर अंडर म्यूटेशन और नॉट। He is liable to show that property in the affidavit filed before the Election Commission of India. If he doesn't show that thing, that means he is concealing the fact. He is liable for the punishment prescribed under 125A of the Election Commission, जो People's Media Act बना हुआ है। तो मैं कह रहा, कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र आघाड़ी जो सरकार है वहां पर उस समय, इस समय उसकी जो करप्शन है, जो धांधलेबाजी है, वो एक एक करके सामने आ रही है। और अब ये पता लग रहा है कि साहब ये जो सरकार बनी थी महाअघाड़ी, जिसमें एनसीपी थे, कांग्रेस थे, कि इन्होंने क्या किया कि इतने ज़्यादा घपलेबाजी की, इतने ज़्यादा फ्रॉड करे, इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार अपने टाइम में करवाया है कि वो सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ने को जा रहा है। अभी आपने सरनायक के बारे में सुना था, कितना पैसा उसने बाय वे ऑफ कमीशन लिया है, मनी लॉन्ड्रिंग केस उसके ऊपर आ रहा है। उसके बाद में अब आप देख लीजिए वहां पे संजय राउत की बीबी जो है, जिनका नाम शायद वर्षा दीदी हैं, उन्होंने कैसे 55 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में डलवाए हैं। कोई फ्री में 55 करोड़ रुपए आपको नहीं देगा, मुझे कोई 5 पैसे फ्री में देने को तैयार नहीं है, तो उसको 55 करोड़ रुपए कौन देगा, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। अगर उसने प्रॉपर्टी खरीदी तो बैंक से लोन लेती है। तो पीएमसी जो है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है, उसके अंदर 8,500 करोड़ की तो उसकी टोटल एसेट्स थी, उसमें 6,500 करोड़ के लगभग वो एक कंपनी को पैसा दिलवाया गया है। ये पैसा जो है बैंक इंडिविजुअली नहीं दे सकता जब तक कि उसको लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट ना मिले, पॉलिटिकल सपोर्ट ना मिले। और तो और वो पैसा सारा एक आदमी, आईएसटीएल जो कंपनी थी बिल्डर्स वहां पे, उसके नाम से नहीं दिया गया है, बल्कि उसके लिए कई सारे फर्जी अकाउंट खोले गए हैं और उन अकाउंटों में पैसा क्रेडिट किया गया और बाद में उसको साइफन आउट करके एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है, जिसमें परवीन जो रावत है, जो कि इज वेरी क्लोज टू द संजय रावत, ही प्लेड ए मेजर रोल। और बल्कि अब ये क्लियर हुआ कि उन्होंने उसके अंदर एक लेटेस्ट जेट भी खरीदा है, पर्सनल प्लेन, प्राइवेट यूज के लिए,
जिसके अंदर संजय रावत जी घूमा करते थे। अरे भैया, अगर आपका इस पीएमसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है तो भाई साहब आप इस प्लेन में क्यों घूम रहे थे? और 55 करोड़ रुपए आपकी बीबी ने कैसे ले लिए? छोड़िए, अनवर नायक जो थे उनकी मृत्यु हो गई, सुसाइड कर लिया। उसके अंदर बोला उन्होंने कि साहब मेरे लगभग 5.5 करोड़ रुपए जो है मेरी लेनदारी है, मुझे लोग नहीं दे रहे हैं, जिसमें कुछ पैसा 90 लाख रुपए जो था वो शायद मेरे ख्याल से पब्लिक टीवी के जो है अर्नब के खिलाफ था, बाकी किसके खिलाफ है वो बात अभी तक लीक नहीं हो रही है। सिर्फ इतना ही आया है रिकॉर्ड के अंदर कि जो अनवर जो नायक परिवार है और जो उद्धव ठाकरे, उनके अंदर 21 डीलें हुई है प्रॉपर्टी को लेकर के। अगर 21 डीलें दोनों ने की हैं आपस में तो उसके कुछ ड्यूज तो बकाया रह गए होंगे या सारे ड्यूज दे दिए उन्होंने जो एलिजिबल ड्यूज थे। और जो प्रॉपर्टी खरीदी गई क्या वो मार्केट रेट पे खरीदी गई, सब्सिडाइज रेट पे खरीदी गई? अगर सब्सिडाइज रेट पे खरीदे तो क्यों खरीदी गई? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नायक परिवार को क्या क्या बेनिफिट दिए हैं और शायद आपको यह नहीं पता, ये जो नायक परिवार था अनवर नायक, he was a defaulter. He had taken loan from many banks and he could not pay that loan. और बैंक जो है 2008 से उसके पीछे घूम रही थी। जिस बंदे के पीछे बैंक घूम रही है, एनपी हो रखा है बैंक का, वो बैंक डिफॉल्टर है लोन का, उसको जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी हाउ ही कैन सर्वाइव? उसके बाद भी करोड़ों रुपए के वो ठेके ले रहा और काम कर रहा था सरप्राइजिंगली। उसे छोड़िए, आप यस बैंक पे आ जाइएगा, उसका भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें भी महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं। अब बुल का ले लीजिएगा, ये जो महाराष्ट्र आघाड़ी गवर्नमेंट है, ही इज अ मदर ऑफ ऑल। अब वो सब छोड़िएगा, सबसे बड़ा घोटाला देखिएगा आप, हमारे बॉलीवुड के अंदर ड्रगिज्म, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और जो है था वो कास्टिंग काउच, ये महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार है या ये एक भ्रष्टाचार आघाड़ी सरकार है? जहां की तीनों पार्टियों ने मिल करके पब्लिक को जितना ज्यादा चूना लगा सकती है, जितना ज्यादा पब्लिक को परेशान कर सकती है, जितना ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ कार्य कर सकती है और पब्लिक को बिल्कुल फ्रॉडुलेंट करके पब्लिक के हितों को भूल करके उनसे कितना ज्यादा उनसे क्रूरलिटी कर सकती है और अपनी जेबें भर करके ये क्या कर रही है महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार। और तो और अभी मैं बताऊं आपको, एनसीपी का जो इनके खिलाफ पुराना कमीशन चला आ रहा शरद पवार के, अगर वो कहीं खुल गया तो पूरी एनसीपी अंदर जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े मैनिफेस्टो लेके आते हैं, बड़े 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 प्यारे एफिडेविट फाइल करते हैं और अपने आप को मिस्टर क्लीन दिखाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे जिताओ, मुझे वोट दीजिएगा और मैं आप लोगों की मदद करूंगा, आपकी डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। यही नेता लोग जीतने के बाद पब्लिक को लूटने के अलावा कोई काम नहीं करते। इनका एक ही काम होता है, पब्लिक को लूटो, अपनी जेबें भरो, पार्टी फंड इकट्ठा करो और पुलिस उनको पूरी सपोर्ट करती है, क्योंकि जो पुलिस होती है वो लोकल गवर्नमेंट के नीचे होती है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे, और सेंटर का उस पर कोई से नहीं होता।